पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही है? ऑल द स्टूडेंट्स कैन यू हियर? मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं क्लियर? बताइए। एवरी स्टूडेंट मिस्टर अभिषेक, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके, तो मिस्टर अभिषेक और मिस्टर अभिषेक, मैंने आप लोगों को याद कीजिए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन वगैरह बता चुके हैं और मैंने ये भी बताया था कि हमारे जीवनचर्या में कुछ ऐसी परिस्थितियां या कुछ ऐसी प्रक्रिया हैं जिसका जब हम हल खोजें और जब उसके जवाब की तलाश करें तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सामना करना पड़ेगा। और वो परिस्थितियां, वो पहेलियां क्या हैं, उसको भी हम कुछ पहेलियां देखे थे, कुछ पजल देखे थे, कुछ जीवन के सिचुएशन, कुछ परिस्थितियों को देखे थे कि जब उसका हल निकाल रहे थे तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आवश्यकता पड़ रही थी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कुछ बातें बताए हैं। इक्वेशन क्या है? एक पॉलिनोमियल को जीरो करना, पॉलिनोमियल कुछ और नहीं, पॉलिनोमियल होना चाहिए। अब पूरा ज्ञान हमारा पॉलिनोमियल में चला गया, जो कि हम पढ़ चुके हैं कि पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो हाईली रिकमेंडेड आप वीडियो को जाकर रिकॉर्डिंग चले, कुछ परिस्थितियां और कुछ परिस्थितियां देखे और देखें, ठीक है। तो हमने आपको बोला था जब आप वर्क करें तो आप सारे सिचुएशन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में छोड़ दीजिए, फिर उसको सॉल्व करने का तरीका अभी हम आपको नहीं सिखाएं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप करते कैसे हैं, वो की वैल्यू जो है वो निकालते कैसे, क्या तरीका है निकालने का। जिस तरीके से आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल निकाल कीजिए, इसको x y को निकालने के कई तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, हम इंटीग्रेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। तो उसी तरीके से इसमें भी कई तरीके हैं, वो सारे तरीके हम आपको करके बताएंगे। हेलो, मैं बात करके आपको बताता हूँ, आज ही बताता हूँ। ठीक 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 ठीक, आज बात करके बताता हूँ। ठीक, हाँ अगर नहीं दे तो ठीक ठीक। हाँ जी, थोड़ा सा कॉल। तो हम ये कह रहे थे कि क्या कह रहे थे हम, मिस्टर अभिषेक क्या कह रहे थे हम अभी? मिस्टर अभिषेक हम अभी क्या बता रहे थे लास्ट में? हाँ, हमने ये कहा था कि जिस तरीके से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हम अलग अलग तरीके से क्वाड्रेटिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन से निकाल लेते हैं, एलिमिनेशन से निकाल लेते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से क्वाड्रेटिक के भी अलग अलग तरीके हैं। वो तरीके हम अभी सिखाएंगे, लेकिन अभी हम जैसे याद कीजिए वर्ड प्रॉब्लम आ रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसको हम इक्वेशन में ढाल रहे थे।
उस परिस्थितियों को, उस सिचुएशन को समझ के इक्वेशन में ढाल रहे हैं, जिसमें मिस्टर विनेश ने हमसे सवाल कर दिया था कि सर वो ढालते कहते हैं, उसमें उनको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो वो ढालना अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि हम उस किसी भी सिचुएशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे ढालेंगे। और हमने आपको बोला था कि ढाल के मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसको बना के फॉर्मुलेट करके आप उसको छोड़ देंगे, पेज छोड़ देंगे, ताकि हम जब आपको सॉल्व करना सिखाएं तो उसके बाद आप वही जो पेज छोड़े हैं वहां पे सॉल्व कर लें। लेकिन अभी आप सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देंगे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हमने आपको 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बता दिया था, मुझे याद है। 4.1 का 2 का 4.1 के 2 का पहला, दूसरा और तीसरा ये हमने आपको बता दिया था, मतलब ठीक है, उसको फॉर्मुलेट करा दिया था। आइए हम आगे करते हैं। देखिए कुछ और परिस्थितियों को समझते हैं, सारा नहीं समझेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो है आपको बताने लायक जो है वो हम बताएंगे, जो आप खुद करेंगे उसको भी हम बताएंगे, आपको खुद करेंगे, ठीक है। आइए एक्सरसाइज 4.1 खोलिए सभी बच्चे। और एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 का चौथा पार्ट, 2 का फोर्थ पार्ट। ठीक है, लिखा हुआ है ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है, ये समझ लीजिए ट्रेन है जो भी है, ठीक है। ये जो है एक दूरी तय कर रही है, यहां से यहां तक की दूरी तय कर रही है मान लीजिए। और ये दूरी कितना दिया हुआ है, 480 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इतनी दूरी वो तय कर रही है, यहां से जो है यहां तक जा रही है चलकर, ठीक है ना। ये जो ट्रेन है यहां से यहां तक चल के जा रही है, ये पटरी हो गई मान लीजिए, खैर इतना निभाने की जरूरत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद लिखा हुआ इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, इसकी जो भी स्पीड है, हमें नहीं पता कितनी स्पीड है, तो हम मान लिए स्पीड ऑफ ट्रेन को x मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि हमें नहीं पता स्पीड कितनी, लेकिन ये कहना है कि कोई यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड बढ़ और घट नहीं रही है, एक ही स्पीड है, उसको यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं, ठीक है ना। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फिजिक्स में, अगर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होता तो एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है या डी एक्सीलरेशन होता है, अगर स्पीड घटने लगती है तो डी एक्सीलरेशन होता है। फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा होगा, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फाइनल स्पीड है ना, ये सब बातें पढ़ी होंगी, मुझे उम्मीद है कि आपने पढ़ी जरूर होगी। तो ये खैर वो बात में हम उसको जानना भी नहीं है, हमें बस इतनी जाननी है कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो यूनिफॉर्म है, मतलब ना तो स्पीड बढ़ रही है ना घट रही है, एक ही स्पीड से ट्रेन चल रही है, और वो स्पीड हमने एक्स मान लिया है क्योंकि हमें पता नहीं है कितना स्पीड है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 8 किलोमीटर स्पीड कम हो जाए, तो अब स्पीड कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा कि टाइम कम लगेगा। अगर किसी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी तो उसको उतनी ही दूरी चलने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। मान लीजिए कोई गाड़ी यहां से यहां तक चल रही है, अब मैंने उसकी स्पीड कम कर दी, तो अब यही यहां से यहां तक जाने में जितना टाइम उसको लगता था उससे ज्यादा टाइम लगेगा अब, क्या कम टाइम लगेगा। बताइए बच्चों, और कुछ बोलते रहिए, एकदम चुप मत रहा कीजिए, बोलिए कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा। अरे बच्चों आप लोग बोलेंगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा आपको। सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि ए से बी तक कोई ट्रेन जा रही है, पहले मान लीजिए एक्स स्पीड से जा रही है, फिर हम उसी स्पीड को बढ़ा तो जितना टाइम लगा मान लीजिए टी टाइम लगा, और दूसरी बार वाई स्पीड से गया तो उसमें मान लीजिए टी, वो जो है एक से कम है,
एक से कम स्पीड है, तो T2 में ज्यादा टाइम, T2 ज्यादा टाइम होगा या T1 ज्यादा बड़ा टाइम होगा? T1 बड़ा होगा या T2 बड़ा होगा? फिर से बोलिए। अगर x y से बड़ा होगा देन जो टाइम है वो ज्यादा लगेगा बच्चे। जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, जब स्पीड ज्यादा होती है तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर तो यहाँ पर क्या है, T1 बड़ा है तो T1 यहाँ पे छोटा होगा, T2 बड़ा होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। इसमें ज्यादा बाइक की स्पीड से ज्यादा टाइम लगेगा और x की स्पीड में कम टाइम लगेगा, क्योंकि x की स्पीड ज्यादा है, y स्पीड कम है। ठीक है ना? खैर, और हाँ, बोलते रहा करिएगा तो आपको समझ में आएगा। एकदम चुप्पी साथ जब बैठे रहेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। नहीं समझ में आएगा, हमसे बातें किया कीजिए, हाँ सर ये बात तो समझ में आता है। एकदम चुप होकर सुनेंगे तो बिल्कुल ये हो गया कि आप फिर यूट्यूब पे देख लीजिए वीडियो। हमारा नहीं, हम सिर्फ अच्छे अच्छे वीडियो पढ़े, फिर क्या जरूरत है क्लास करने की? हम तो बहुत कम अच्छा पढ़ा है, एक से एक पढ़ाने वाले पढ़े। ठीक है, ये तो क्लास का यही मकसद है कि आप पढ़ लें, मतलब बात कर लें, समझ लें, वही नहीं करते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन भी 1 किलोमीटर, हमने मान लिया कि इसका स्पीड 1 किलोमीटर है। फिर कह रहा है कि इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस, अगर 1 किलोमीटर स्पीड कम कर दें, क्या कर दें? इसकी स्पीड अगर x है और 8 किलोमीटर, 8 स्पीड कम कर दें, मतलब अगर 12 है तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। और अगर 16 है तो अब कितना हो गया? 8 हो गया, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा और कम कर दिए स्पीड। ठीक है, अभी पहले x था। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए, देखिएगा ध्यान से, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो गया भाई? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया ना? तो अगर ये एक के स्पीड से चल रहा है तो इसका टाइम कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? ये डिस्टेंस 480 किलोमीटर है, 480 डिस्टेंस हो गया, अपॉन स्पीड कितना है? x। कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन इतना होगा, है ना? और जब ये x माइनस 8 इसका स्पीड हो गया है तो टाइम टेकन कितना होगा भाई? 480 अपॉन x माइनस 8, ये टाइम टेकन होगा। अब बताइए, ये वाला टाइम बढ़ा होगा या ये वाला टाइम बढ़ा होगा? स्पीड कम हुई है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड बढ़ी है तो टाइम कम ज्यादा ज्यादा लगेगा? इसमें ज्यादा लगेगा टाइम, क्योंकि स्पीड कम हुई। तो ये कह रहा है कि ये स्पीड जो है टाइम का ज्यादा हो जाता है। कितना टाइम ज्यादा हो जाता है? 3 घंटा। मतलब ये जितना भी है ये उससे जस्ट 3 बढ़ा है, 3 घंटा बढ़ा है। अगर ये मान लीजिए ये इसको सॉल्व करने पे 2 आ रहा है तो ये 5 आएगा, क्योंकि टाइम बढ़ गया है। तो क्या मतलब समझ में आया कि हम अगर 480 बाई एक्स, ये टाइम जो है, इसमें अगर हम 3 और जोड़ दें तो ये वाला टाइम मिलेगा, क्योंकि ये वाला टाइम बड़ा है। अगर हम इसमें 3 और जोड़ देंगे तो ये वाला टाइम मिलेगा। कौन सा भाई? 480 अपॉन एक्स माइनस 8। बताओ प्यारे बच्चों, बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो पूछो, और कुछ बोलना चाहते हो तो बोलो, और अगर चुप हो गया ऐसे ही देखना है तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते, हम रुके हुए हैं। या अगर समझ में आ गया तो भी बोलिए कि हाँ सर समझ में आ गया। कोई कुछ नहीं बोल रहा। मिस हर्षिता, अब हम एक एक करके पूछे थे, यही कर सकते हैं। मिस हर्षिता, कोई दिक्कत? नो सर। तो मिस हर्षिता आप ये बात बोल नहीं सकती, पूछने पे बोलिएगा। आइए फिर इसको सॉल्व करते हैं।
इस 3 को इधर ही रख देते हैं और इस पूरे को इसके आगे प्लस है ना, तो इधर लाके निगेटिव कर देते हैं। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, है ना। फिर क्या है भाई, एलसीएम लीजिए। 3 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x माइनस x इंटू एक्स माइनस 8 हो गया, इन दोनों को इंटू कर दिए। फिर 480, ये एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ x हो गया माइनस 480, ये x कैंसिल आउट तो x माइनस 8 इधर आ गया इंटू। ये बात भी समझ में आई, सिंपल कैलकुलेशन है। फिर देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 3 इज इक्वल टू 480x माइनस 480x और माइनस माइनस प्लस। अब 480 का 8 इंटू होना है, 0 8 64, 6 कैरी और 4 8 32 और 6 38 होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, अब ये पूरा अपॉन में हो गया तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और 3 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, हम साथ में कर रहे हैं। 3x स्क्वायर और माइनस 3 8 24x। 3 को पहले ब्रैकेट में करेंगे, इंटू करेंगे, हम एक स्टेप आगे करेंगे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ये नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, और चुप रह के कुछ नहीं समझना है तो फिर बेकार है, फिर कुछ छोड़ दीजिए, क्लास लीव कर जाइए। हम आपसे बिल्कुल वो नहीं होंगे। अगर ऐसे चुप हो खाली देखना है समझना नहीं है तो क्या फायदा है, कुछ और काम कीजिए, अच्छा रहेगा। फिर देखिए ये हो गया 480x माइनस 480x प्लस 3840। ये 480x से मैं 480x कैंसिल हो और ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है ना, ये 3840 इधर है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3840 इज इक्वल टू 0। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसा दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। इसको हम साफ कर देते हैं। अगर आप देखें तो इसका a कितना है, 3 है, b कितना है -24 और c क्या है भाई -3840। ये बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 जैसा है। अगर इसको आप इसको कंपेयर करेंगे तो a हो गया आपका 3, b आपका हो गया -24, ठीक है ना, c आपका हो गया -3840। ठीक है, ये बिल्कुल ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या बना, एक परिस्थिति थी, एक पजल था, दिनेश को समझा रहे, अगर दिनेश हैं तो उनको इसमें थोड़ा कष्ट होता है। देखिए एक परिस्थिति थी, एक सिचुएशन था, उस सिचुएशन को हम ढाले, फॉर्मुलेट, ये करना आपको जरूरी है दिनेश। तो अभी हम जानते हैं, विदेश इसको सिखाए भी, इसका सॉल्यूशन तक भी आपको हमने सिखाया। इसका सॉल्यूशन हम अभी आपको बताएंगे, इसको सॉल्व कैसे करना है। फिर यहाँ तक करके फिर छोड़ दीजिए, आइए आगे बढ़ते हैं, ये सब हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसमें अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछे। नहीं पूछे, आइए एक्सरसाइज 4.2 पे आ जाते हैं। थोड़ा सा रुकिए, एक हम भर लेते हैं फिर बताते हैं।
चलिए एक्सरसाइज 4.2 देखिए। एक्सरसाइज 4.2 में ना क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अभी हम सारे सिचुएशन को एक एक करके जो है उसका सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढालने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा हुआ है एक आदमी पढ़े जरा क्वेश्चन नंबर 3। मिस नीतू जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 को। 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जरा रीड कीजिए। मिस नीतू क्वेश्चन नंबर जरा 3 रीड कीजिए 4.2 का। Find two numbers whose sum is 27 and product is 182. सम तक रुक जाइए। दो नंबर है जिसका सम 27 है। फिर वही बात, इस क्वेश्चन को अगर हम एक इससे ना कर दे तो ऐसे ही कर देते। अभी वो उस पे भी आएंगे, पहले इसको सीखिए। कोई दो नंबर का सम 27 है, तो अगर एक नंबर x है तो नीचे दूसरा नंबर क्या होगा? By name. हाँ Two. हाँ 27 माइनस एक्स लिखो। हम कहेंगे भाई देखिए दो नंबर का सम 10 है, तो अगर एक नंबर दूसरा है तो दूसरा नंबर क्या होगा? एक नंबर 2 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10 minus 10 माइनस 2 एकदम सही। तो अगर दोनों का सम 27 है और एक है तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा। सीधी सी बात है। और कह रहा है कि उसका सम 27 और प्रोडक्ट, उन दोनों का प्रोडक्ट मतलब उन दोनों का गुणनफल, मतलब इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करें। ये नंबर कौन सा है? x है। इसको मल्टीप्लाई करना है किसमें? इस वाले नंबर में 27 माइनस एक्स में। तो ये जो प्रोडक्ट है ये कितना आ रहा है भाई? 182। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ऐसा दो नंबर जिसका सम तो 27 है और उसका प्रोडक्ट 182 है। तो दोनों का सम 27 है तो एक नंबर x होगा तो दूसरा 27 माइनस एक्स होगा, और दोनों का प्रोडक्ट तो दोनों को मल्टीप्लाई करें 182। तो क्या हुआ है? इस x का मल्टीप्लाई जो है 27 में भी करना होगा और x में भी करना होगा। तो ये हो गया 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। ठीक है ना? इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए इस एक्स स्क्वायर और 27x को राइट में ले लेते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, राइट में गया तो ये 27 था तो माइनस 27x हो गया, और ये प्लस 182 पहले ही से था, और ये 0 इधर हम ना लिख के इधर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? ये देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? ये पजल जो था, ये पजल जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल गया कि नहीं बदल गया? और यही बदलना तो सिखा रहे हैं हम आपको, इसी की समझ डेवलप करनी है। यही आपको आना चाहिए, तो वो क्वेश्चन यही आएंगे। देखिए पूरी सिचुएशन थी, पूरा पजल था, पूरी पहेली थी। उस पहेली को समझते हुए अपनी सूझबूझ से हम उस पहेली को एक इक्वेशन में ढाल दिए हैं। कौन सा इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप यहीं तक छोड़ेंगे, फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम अभी सिखाएंगे आपको। ठीक है? इसको इस यहाँ तक करके आप ये क्वेश्चन जो है छोड़ देंगे, पेज छोड़ देंगे। सारे बच्चे हम कह रहे हैं सब उनको कॉपी में थोड़ा सा पेज छोड़ेंगे। ठीक है? आइए अब हम आपको अगला बताते हैं। इसी 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए हर्षिता, मिस हर्षिता पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। मिस हर्षिता हम आपसे कह रहे हैं पढ़ने को। Find two consecutive positive integers
Sum of whose squares is 365. जिसके स्क्वायर का सम, मतलब पहले स्क्वायर करना है तो इसका जोड़ निकालना है। किसका? कॉन्सिक्यूटिव नंबर का। क्या होता है हर्षिता कॉन्सिक्यूटिव नंबर? कॉन्सिक्यूटिव मतलब का क्या क्या होता है बता चुके हैं। मिस हर्षिता, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का क्या मतलब है? सर पता नहीं। अरे ये तो बड़ा आसान सी बात थी। मिस्टर करण, कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर का क्या मतलब है? मिस्टर करण, बोलिए मिस्टर करण। बताइए। अरे बोलिए ना मिस्टर करण। मिस्टर आदित्य, अरे कैसी बात कर रहे हैं? मिस्टर अभिषेक, मिस्टर अभिषेक, हाँ बताइए मिस्टर अभिषेक। मिस्टर अभिषेक, हाँ मिस्टर अभिषेक, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार और बोलिए। ध्यान नहीं करते हैं आप क्लास में, ऐसे पढ़ेंगे तो आपके आप बहुत दिक्कत हो जाएगी, बोर्ड है आपका, ख्याल रखिए इस बात का। क्या ऐसे पढ़ना है तो फिर क्या? देखिए, डोंट नो कॉन्सिक्यूटिव नंबर, बहुत ही अफसोस की बात है ये। मैं आपको मजाक से हटके बता रहा हूँ। आपको, आप 10th स्टैंडर्ड में हो ना, आपको पता है, मैं आपके सामने क्लास 7 के बच्चों से पूछूंगा, वो बता देंगे। अगर अभी क्लास स्कूल चल रहा होगा तो मैं आपको पूछ के दिखा भी देता। और ऐसा नहीं है कि पहली बार आया है, ये खुद मैंने पढ़ाया है इस चीज को, मुझे याद है। हम तो फिर भी छोटी छोटी बातें बता देते हैं आपको, जो छोटी छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। हालांकि आपको ऐसा कोई बताएगा भी नहीं, इतना तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो उम्मीद करते हैं कि आपको पता होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं। मिस नीतू, आपको पता है क्या कॉन्सिक्यूटिव नंबर क्या होता है? मिस नीतू बताइए। मिस नीतू, सर छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा मतलब? छोटे से बड़ा का क्या मतलब हुआ? अच्छा मिस नीतू, आप ये बताइए, हम लिखे 3 और 7, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है? नो। तो एक एग्जांपल बताइए, मिस नीतू एक एग्जांपल बताइए कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का, कोई एक, कोई भी। 1 2 3 4। एकदम सही, आई बात समझ में। वो नंबर्स तो एक के बाद आते हैं, वो कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कहलाते हैं। जैसे कोई लिखा 2 3 4, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब कोई लिख दिया 1 फिर 4 फिर 9, ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। सिंपल सी बात है, और कोई बात नहीं है। मतलब कॉन्सिक्यूटिव मतलब एक के बाद आने वाला। कोई लिख दिया कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर, कॉन्सिक्यूटिव ऑड, कॉन्सिक्यूटिव ऑड मतलब कि एक के बाद
आने वाला ऑड, मतलब अगर हम एक ऑड लिए 5 3, तो उसके बाद कौन सा ऑड आएगा 5, फिर उसके बाद कौन सा ऑड आएगा 7। तो ये कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स हो गए। कहीं कहीं लिखा होता है कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल ऑफ करके, ये सब क्वेश्चन हमने कराया है, किसकी बात कर रहे हैं आप? कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 का कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, तो 3 हो गया, उसके बाद 3 का कौन सा मल्टीपल होता है? जस्ट 3 के बाद आने वाला 3 का मल्टीपल कौन है? 6, फिर 6 के बाद 9, ये सब कॉन्सिक्यूटिव ऑड कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 है। कॉन्सिक्यूटिव मतलब कि जस्ट उसके बाद आने वाला, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर मतलब कि जस्ट एक दूसरे के बाद आने वाला नंबर। कैसी बात करते हैं बताइए। अब से पॉजिटिव नंबर 2 है, तो उसके बाद वाला आने वाला नंबर क्या होगा? 3 होगा। ये 3 कैसे आएगा? बस जस्ट 2 में क्या करेंगे? +1 कर देंगे। 2 में जस्ट +1 कर देंगे तो 3 आ जाएगा। तो हमें नहीं पता है कि वो दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर कौन से हैं क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है, तो हम मान लीजिए कि उसको मान लेते हैं कि एक कॉन्सिक्यूटिव नंबर x है, तो दूसरा वाला क्या होगा भाई? जस्ट उसके बाद आएगा, जस्ट उसके बाद आने वाला नंबर होगा, और वो क्या होगा? इसमें बस हम x +1 कर देंगे। ये दूसरा नंबर है, ये पहला नंबर, यही दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर हैं। और कह रहा है कि कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर के सम ऑफ whose स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सब, मतलब इसका स्क्वायर कर दिए और इस वाले नंबर का भी स्क्वायर कर दिए। इन दोनों के स्क्वायर का सम, जो कि ये, यही तो बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यही तो है, यही तो वो बात कह रहा है कि उनके स्क्वायर करने के बाद उसका सम आ रहा है, सम जो जोड़ आ रहा है वो बराबर है 365 के। यही आपका क्वेश्चन है, सिंपल। तो क्या हुआ? x² और x+1 का स्क्वायर ये बराबर है 365 के। ये हम यहाँ भी लिखे हैं, जगह नहीं थी वहां पे, बस तो सॉल्व कर लिखिए। हो गया x² + x² + 2x+1, सॉल्व किए, x+1 का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b² इज इक्वल टू 365। x² कितना हो गया भाई? 2x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 365। आइए आगे बढ़ते हैं। 2x² + 2x, अब ये +1 है, अब ये 365 इधर आएगा तो -365 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। राइट में कुछ नहीं बचा, 365 तो इधर आ गया, राइट में 0 बचा। 2x² + 2x, अब -365 और +1, तो ये हो गया -364। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि ये जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर आप देखें तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू 2 है और c इज इक्वल टू -364 है। ये बिल्कुल ax² + bx + c से रिजल्ट कर रहा है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। देखा, पूरी सिचुएशन को हमने जो है समझ के उसको एक इक्वेशन में फॉर्मुलेट कर दिया। यही बात तो हम आपको समझाना चाह रहे हैं, यही आपको सीखना है, ठीक है? और आप ध्यान दीजिए, पढ़ाई कीजिए, क्लास लीजिए। क्लास तो लेते नहीं है। आज भी बस 4 बच्चे आए हैं, सॉरी 5 बच्चे हैं। मत लीजिए, हमारा थोड़ी कुछ हो रहा है, आपका ही नुकसान हो जाएगा। हमें तो ये अफसोस रहेगा कि आपने अपना नुकसान कर दिया, हमें इतना अफसोस रह जाएगा बस कि हम आपको सब बचा सकते थे कि आपका नुकसान ना हो, आप गिर ना जाए खाई में, लेकिन आपने जबरदस्ती अपने आप को खाई में गिरा लिया। तो हमें अफसोस हुआ कि काश हम उसको खाई में ना गिरने देते, कुछ अच्छा भविष्य होता, कुछ अच्छा कर रहे होते। जब रिजल्ट निकलेगा बोर्ड का तो आपको अफसोस होगा कि पढ़ लिए होते तो अच्छा बोर्ड में आता, हमारे और जो है घर वाले भी खुश होते। तो बाद में अफसोस करने से क्या फायदा? अभी करिए ना मेहनत, अभी समय है। एक बार समय निकल जाएगा तो फिर काटिए समय, समय तो कट जाएगा, तुरंत कट जाएगा।
एक साल ऐसे बीतेगा आप भी सोचते रह जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसे 4.2 का लिखा हुआ है द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। एक राइट ट्रायंगल इसको बोलते जानते हैं, जिसमें एक जो है 90 डिग्री हो, कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, उसको राइट ट्रायंगल बोलते हैं। तो जैसे ये ट्रायंगल है, इसमें ये वाला मान लीजिए हम 90 डिग्री, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तो वो राइट ट्रायंगल होता है। तो एक राइट ट्रायंगल है, उसमें उसका अल्टीट्यूड मतलब ये वाली बात, अल्टीट्यूड इसको बोलते हैं, जो लंब होता है ना, लंब खड़ा आधार पड़ा होगा पाइथागोरस में, मतलब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज। जो परपेंडिकुलर होता है वही होता है अल्टीट्यूड, जो कि 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। मतलब जो बेस है, जो बी है, ये उससे 7 सेंटीमीटर कम है। मतलब जो बेस बी है, ये लेंथ जो है उससे कम से कम 7 कम है उससे। ये अगर बी है तो ये वाला उससे 7 कम है, सीधी सी बात है। इफ द हाइपोटेन्यूज, जो ये हाइपोटेन्यूज है, वो अगर 13 सेंटीमीटर का है, ये 20 सेंटीमीटर का है, ये जो है बी माइनस 7 सेंटीमीटर का है, बी माइनस 7 सेंटीमीटर का है, तो आपको बताना है कि भाई बताओ कि बेस कितने के बराबर है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पाइथागोरस लगाएंगे आप, पाइथागोरस तो आप जानते ही होंगे कि जो इसका ये हाइपोटेन्यूज है, जो कर्ण है, इसका स्क्वायर अगर करें, मतलब 30 के स्क्वायर करें, तो वो बाकी बचे साइड्स के स्क्वायर का सम होता है। मतलब इसका स्क्वायर करें और इसके स्क्वायर करें, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके बराबर होता है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 169, यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया भाई, बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49, कुछ नहीं किया है, ए स्क्वायर माइनस बी को, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2ab, मतलब माइनस ऑफ 2 इंटू ए, यहाँ पर बी है और बी 7 है, तो 7 टू 14 और बी माइनस 14, ठीक है, और बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर जो कि 49। आइए बी स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खोल रहे हैं, फिर बी स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 और यहाँ पे 169। ये क्या हुआ, 169 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49। कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको हम यहाँ पे आके आप करके दिखा देते हैं। इस 169 को इधर राइट में ले आएंगे, तो यहाँ बच गया 0 और इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 14b प्लस 49 था, और ये प्लस आके इधर कितना हो गया, माइनस 169, ठीक। फिर क्या है भाई, 0 इज इक्वल टू 2b स्क्वायर माइनस 14b, अब 49 और माइनस 169, तो ये हो गया माइनस साइड बढ़ा तो माइनस साइड, और 169 में से 49 को घटाना होगा, तो 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, और ये 120 आ गया। अब ये देखिए इधर वाला इधर दिखा है, उल्टा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको इधर कर दीजिए, 0 को उधर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तब भी क्वेश्चन है। तो 2b स्क्वायर माइनस 14b माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? पूरे सिचुएशन को हमने क्वाड्रेटिक में बदल दिया ना। सभी बच्चे बताएं।
समझ में आ रही है मेरी बातें? चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। सारे बच्चे यहाँ तक करेंगे उनका कॉपी में और उसके बाद छोड़ देंगे पेज, क्योंकि अभी भी इसको सॉल्व करना भी बताएंगे। अभी सॉल्व करना नहीं बता रहे, बस यहाँ तक पहुंचेंगे कैसे अभी वो बता रहे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, इक्वेशन तक कैसे पहुंचेंगे, बस उतनी बात सिखा रहे हैं। ये सिखाई नहीं रहे कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, ये समझा देते हैं आपको। एक कॉटेज इंडस्ट्री है, उसमें वो पॉटरी बना रहे हैं, मतलब मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। पॉटरी का मतलब होता है मिट्टी का जो बर्तन होता है वो बना रहे हैं, मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं, पॉटरी। अब एक दिन में वो कुछ कह रहे हैं कि एक दिन में कुछ नंबर बनाते हैं, मतलब कितना बनाते हैं, एक दिन में 10 पॉटरी बनाते हैं, 10 बर्तन बनाते हैं, कि 20 बनाते हैं, कि 30 बनाते हैं, हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि वो एक दिन में X बनाते हैं पर डे। मान लीजिए कि वो X पॉटरी बनाते हैं, X बर्तन बनाते हैं एक दिन, ठीक है ना। It was observed on a particular day that the cost production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अब कह रहा है कि एक दिन ये हुआ कि ये पाया गया कि एक बर्तन का जो दाम था, कॉस्ट ऑफ 1 पॉटरी, एक बर्तन का जो दाम था वो जो है, देखिए 3 more than twice the number of articles, मतलब जितने बर्तन बने थे उसके दुगुना से 3 ज्यादा। तो बर्तन कितने बने थे X, तो उसके दुगुना मतलब 2 टाइम्स से 3 ज्यादा, मतलब +3। कितने रुपए का एक पॉटरी था, ये पाया गया कि उसके एक पॉटरी मतलब एक बर्तन का जो दाम था वो उस दिन जितने बर्तन हुए थे जो कि X थे उसके दुगुना से 3 ज्यादा, मतलब जितने बर्तन हुए थे वो हुए थे X, उसके दुगुना से 3 ज्यादा। मतलब अगर मान लीजिए उस दिन बर्तन 4 बर्तन बने हैं तो एक बर्तन कितने रुपए का है, इसके दुगुना, मतलब दुगुना मतलब 8 से 3 ज्यादा, मतलब 8 3 11, मतलब 11 रुपए का एक बर्तन बिक रहा है। ये बर्तन है, एक बर्तन में 11 रुपए बिक रहा है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप क्वेश्चन के हिसाब से इसको लिखिए। कह रहा है कि अगर पूरे दिन में 90 रुपए खर्च हुए, मतलब कि टोटल कॉस्ट 90 रुपए की आई है, तो आपको बताना है कि कितने पॉटरी बने थे। अगर देखिए अगर एक पॉटरी की कास्ट कितनी है, ठीक है, तो एक पॉटरी की कितनी होगी। अगर हम कहें एक पॉटरी का दाम जो है 10 रुपए है, 10 रुपए का एक पॉटरी, एक बर्तन बन रहा है, तो 2 पॉटरी कितने का बनेंगे, 20 रुपए के। कोई बोले कि 50 पॉटरी कितने के बनेंगे, 50 रुपए के। क्या करे भाई, जो दाम है उसको नंबर ऑफ पॉटरी से नंबर ऑफ बर्तन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 5 बर्तन है, हर एक बर्तन 10 रुपए का है, तो टोटल रुपए 50 रुपए लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज है, हर एक बर्तन कितने रुपए का है, 2x + 3 रुपए का है, और टोटल बर्तन कितने हैं, उससे मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो टोटल कितना रुपया खर्च हुआ वो निकलेगा, और वो दिया हुआ है 90 के बराबर। किसी बच्चे को कोई कष्ट है तो पूछने मेरे को रोकिए, और अगर चुप रह के जो है अनदेखा करना है तो आप जीवन में फिर कभी सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, अभी सीखिए 100%। पूछना चाहते हैं कुछ? नहीं, चलिए बस क्या है फिर 2x² हो गया प्लस 3x हो गया इज इक्वल टू 90, और ये 2x² प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
कैसे पूरे सिचुएशन को समझा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ढाल दिया, ढाला ना, यही चीज आपको सीखनी है। ठीक है, यही हम आपको सिखाना भी चाह रहे हैं। अभी हम आपको नहीं सिखाना चाह रहे हैं कि आप सिचुएशन को समझ के इक्वेशन बनाने लग जाए। अगर आप इक्वेशन तक ही नहीं पहुंचेगा तो सॉल्व क्या करेंगे, नंबर क्या मिलेगा? सिचुएशन को समझ के इक्वेशन तक तो पहुंचे कम से कम, सोच समझ के। ये इंपॉर्टेंट है, यही तो महत्वपूर्ण है। आइए हम आपको क्वेश्चन 6 को खत्म हो गया, अगले एक्सरसाइज से पहुंच जाएंगे 4.3। सभी बच्चे पेज पलट लीजिए, 4.3 कर दीजिए। फोर पॉइंट थ्री में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अब इसमें एक रहमान नाम का आदमी है, इसका नाम रहमान है, ठीक है ना? आपके पिछले वाले सर का नाम भी फजलुर रहमान था ना, इंग्लिश वाले सर का नाम फजलुर रहमान था ना, जो आपको पिछले क्लास पढ़ाते थे पिछले साल, तो समझ लीजिए वही है, ठीक है, फजलुर रहमान साहब ही है। तो कह रहा है कि एक रहमान नाम का लड़का है, और क्या हुआ, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ एरिया 3 अगर ध्यान देखिएगा। अब मान लीजिए रहमान की प्रेजेंट एज जो है एक्स है, 1 साल के हैं, ये रहमान खान अभी जो है 1 साल के। तो अब आप मुझे बताइए कि 3 साल पहले कितने के होंगे वो? 3 years एगो उनकी क्या एज होगी? 3 साल पहले x माइनस 3 ईयर के होंगे वो, होंगे ना? अगर कोई अभी 10 साल का है तो 3 साल पहले कितने साल का होगा? 10 माइनस 3 7 साल का होगा, सिंपल सी बात है। और 5 years आफ्टर कितने साल के हो रहे होंगे वो? 5 years आफ्टर मतलब 5 साल बाद। अभी 1 साल के हैं तो 5 साल बाद कितने होंगे? 1 साल, x प्लस 5 years के होंगे। और क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 3 साल पहले जो उनका एज है उसका रेसिप्रोकल, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। रेसिप्रोकल मतलब इसको नीचे कर देना होता है, 1/x - 3, ये रेसिप्रोकल हो गया, पता होगा आपको रेसिप्रोकल का मतलब। 4 का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई? 1/4। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, x - 3 का रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/x - 3। एंड 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ का रेसिप्रोकल क्या है? 1/x + 5। तो कह रहे हैं इन दोनों के रेसिप्रोकल को अगर हम जोड़ें, उसका सम निकालें, क्या बोला है? रेसिप्रोकल ऑफ द रहमान सेज 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years बिफोर एंड 5 years फ्रॉम नाउ, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1/3। यही क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है। पूरा सिचुएशन देखिए इधर बदल गया, यहाँ पे आ गया, पूरे कंडीशन को देखा जाए तो। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे और आप पाएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। आइए करके देखते हैं। एलसीएम ले लेंगे भाई, क्या हो जाएगा? x - 3 × x + 5। ये उधर गया तो x + 5 प्लस x - 3 and that is equal to 1/2। एलसीएम लिया है और कुछ नहीं किया। नीचे देखिए, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। x - 3 को अगर x + 5 से इंटू करेंगे ना, तो x का x से करेंगे तो x², फिर इसी x का 5 से करेंगे तो +5x, तो इस 3 का करेंगे तो -3x और ये -15, तो 5x, ये कितना हो जाएगा? 2x। तो सीधे लिख रहे हैं x² + 2x
-15 ये मल्टीप्लाई कर लिए हम यहाँ पर और वहां लिख दिए। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया x + 5 + x - 3 और ये देखिए x और x मिलकर कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे ना 2x हो जाएंगे और 5 - 3 को हो गया +2 हो जाएगा तो 2x + 2 हो गया। ये क्या हो गया 2x + 2 एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। अगर आप कुछ बोलेंगे नहीं ठीक है समझ में आ रही है मेरी बात, नहीं समझ में आएगा तो रोक के पूछिएगा, ठीक है ना, चुपचाप मत रहिएगा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ये बात। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 2x + 2 में और इस 1 का मल्टीप्लाई कीजिए x² + 2x - 15 में तो 3 × 6x और +6 इज इक्वल टू 1 का करेंगे तो x² + 2x - 15 ठीक है। अब भाई साहब अब इसको जो है सॉल्व कीजिए। ये x² है ये 2x है ये वाला इधर आएगा तो -6x + 2x -6x + 2x - 4x यहाँ -15 और ये -6 - 21 इज इक्वल टू 0 और ये आप सिंपल में लिख लीजिए इसको x² - 4x - 21 इज इक्वल टू 0 और ये कुछ और नहीं है क्वाड्रेटिक बना दिए ना क्वाड्रेटिक में। यही चीज आपको सीखनी है प्यारे बच्चों। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो हम आपसे कह रहे हैं कि बीच बीच में रोक के पूछा कीजिए, हमसे बातें किया कीजिए। नहीं समझ में आए तो सब बोला कि सर रुकिए एक बात नहीं समझ में आ रही है, छोटी से छोटी बात होगी तो सीख लीजिए। अभी अगर शर्मा के नहीं सीखेंगे तो फिर जीवन में जब और बड़े हो जाएंगे ना और बड़े क्लास में जाएंगे तो और शर्मिंदा होना पड़ेगा, ठीक है। फिर तो और शर्मिंदा होगी इतने बड़े होकर इतनी छोटी बात नहीं पता है तो अभी इस छोटी बात को सीख लीजिए। हम बिल्कुल माइंड नहीं करते हैं अगर आप पूछेंगे तो, हम माइंड इस बात का करते हैं कि आप कुछ बोलते ही नहीं एकदम चुप होकर बैठे रहते हैं बंदर की तरह, ये हमें बात पसंद नहीं आती। फिर से बताइए कोई बात कुछ पूछना चाहते हैं या क्लियर है तो भी बोलिए कि सर हाँ समझ में आ गया। बोलेंगे ना कुछ तो बताएंगे, आप कुछ बताते ही नहीं है। साफ करें इसको। यस सर। ठीक है इस बात को मत सोचिए कि आखिर सर क्या कहेंगे कि हम ये बात नहीं समझ पाए नहीं पूछ रहे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, ठीक है। आप अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं कमजोर विद्यार्थी हैं हमें कोई शिकायत नहीं। हमें इस बात की शिकायत है कि आप कमजोर विद्यार्थी होने के बाद भी प्रयास नहीं कर रहे हैं अच्छे विद्यार्थी होने का, यह शिकायत की बात है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आइए हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ले चलते हैं। अभिषेक पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िए, रीड करिए जरा क्वेश्चन नंबर 5 को। अभिषेक क्वेश्चन नंबर 5 को जरा रीड कीजिए। Of a right triangle is 7 centimeter less than its base. ना If the ना 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 hypotenuse ना ना रुकिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं 6 की नहीं 5 की। इन ए क्लास टेस्ट देखा आपने, फोर 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं अभिषेक। In a class test, the sum of Shefali's mark
पढ़िए। In a class test, the sum of Sepali's marks is in mathematics and English is 30. Here she got 2 marks हटिया more in रुकिए mathematics आप and रुकिए रुकिए एक मिनट रुकिए। अब एक एक सेंटेंस पढ़िए फिर हम उसका मतलब समझा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि जो शेफाली के मार्क्स मैथ में आए हैं और इंग्लिश में आए हैं, दोनों को अगर दोनों के अंकों को जोड़ दिया जाए तो 30 नंबर है, 30 आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए उसके मैथ में 1 आए तो इंग्लिश में कितने आएंगे? अभिषेक, इंग्लिश में कितने आए होंगे? 30 - x मार्क्स आए होंगे, क्योंकि दोनों अंकों को जोड़ने पे 30 आ रहा है। तो एक अगर 10 है तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक 20 नंबर रहा होगा, मतलब 30 - 10 रहा होगा। ये तो हम एग्जाम्पल से पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक 1 है तो दूसरा वाला पक्का 30 - 6 रहा होगा। आगे पढ़िए अभिषेक। here she got 2 marks more in mathematics and less in English. The product of 3 मार्क्स their पे रुक marks जाइए। would have been 210. हाँ, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये मैथमेटिक्स में जो है 3 मार्क्स कम पा रहे, अभी 1 मार्क्स था, अगर वो उसके मार्क्स 3 घटा दिए जाए, 3 मार्क्स और घटा दिए जाए उसके, और इंग्लिश में नहीं, सॉरी 2 मार्क्स बढ़ा दिए जाए, सॉरी मैथ में लिखा है कि 2 मार्क्स बढ़ा दिए जाए, मैथ में 2 मार्क्स बढ़ा दिए जाए, ठीक है ना। Had she got 2 marks more in mathematics, 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, 3 marks, और इसमें जो 3 मार्क्स हटा दिए जाए, मतलब अभी कितना मार्क्स है? 30 - 6 मार्क्स है, इसमें से 3 मार्क्स को और घटा दिया जाए। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 30 - x - 3 और 30 - 3 27 - 6, ये आएगा। तो ये करने के बाद ये कह रहा है कि अगर ऐसा करें कि इसमें से 2 नंबर बढ़ा दें, इसका 3 नंबर घटा दें और फिर उसका गुणनफल निकालें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें, मतलब अगर x + 2 को फिर मल्टीप्लाई करें 27 - x में, तो कह रहा है कि गुणनफल जो आएगा वो कितना आएगा? 210, ये आएगा। समझ में आई मेरी बात? अब देखिए इस x का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो ये हो गया 27x माइनस x इंटू x इज x स्क्वायर प्लस 27 इंटू 2 25 25 50 और 2 2 54 54 और 2 इंटू माइनस x इज -2x इज इक्वल टू 210, ठीक है ना। इस x स्क्वायर को उधर ले आएंगे और इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा x स्क्वायर -25x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। हो गया क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन? इस x स्क्वायर को उधर लाएंगे प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 24x है और यहाँ पे 2x है तो 25x होगा, 25x को भी फिर राइट बनाएंगे तो -25x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 210 है और जब इधर राइट में है तो 210 में 54 को घटाएंगे 156 आएगा, ठीक। कोई बच्चे को कुछ पूछना है? नहीं, बस आपको यही होमवर्क करना है, यहाँ तक करके छोड़ देना, कोई सॉल्व नहीं करेगा। अभी हम सॉल्व करना सिखाई नहीं है तो हम दे नहीं सकते, लेकिन इक्वेशन जरूर बनाना है सबका। आइए अगला सिचुएशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा ध्यान से सही बच्चे, लिखा हुआ है द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड इज, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, उसका डायगोनल है ये
यही तो उसका डायगोनल होता है। इसका जो डायगोनल है वो 60 मोर देन द शॉर्टर साइड। शॉर्टर साइड आपका ये है, ये तो सबसे शॉर्टर साइड है, ये लॉन्गर साइड है, तो ये मान लीजिए शॉर्टर साइड x है, ठीक है, x मीटर। तो वो तो डायगोनल जो है ना वो लिखा हुआ है कि उससे जो है 60 ज्यादा होगा, मतलब ये अगर x है तो ये कितना होगा डायगोनल, x प्लस 60 होगा, ये डायगोनल x प्लस 60 मीटर होगा, है ना। अच्छा ये रेक्टेंगल है तो ये x है तो ये भी x होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स जो है रेक्टेंगल में बराबर होती है। और क्या लिखा है, इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। जो लॉन्गर साइड है ये वाला वो 30 ज्यादा है शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड x है तो ये से 30 ज्यादा है, वो इतना मीटर है। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब आपके फिर से पूरे साइड बताना, अगर ये 30 x + 30 है तो ये भी x + 30 होगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अपोजिट साइड, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर होगी। अपोजिट साइड बराबर होते हैं रेक्टेंगल में, क्योंकि रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होते हैं। आइए कैसे करेंगे। अब देखिए हम खाली इतने पार्ट को अगर देखें, इतने वाले, इतने, ये देखिए हम डार्क कर रहे हैं, खाली इतने पार्ट को अगर आप देखिए रेक्टेंगल को जो हम डार्क किए हैं, यहाँ बना के दे रहे हैं आपको शॉर्ट में, ये वाला पार्ट, तो ये जो है x + 30, ये x है और ये x + 60 है, और रेक्टेंगल है तो पक्की गारंटी है कि सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे, रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। ये आपको वो नहीं दिख रहा है, राइट ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, राइट ट्रायंगल दिख रहा है तो पाइथागोरस लगा ही ना, मतलब इसका स्क्वायर, इसका x + 60 का स्क्वायर, मतलब इस वाले साइड का पूरा स्क्वायर कर दिए, वो बराबर होगा इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर। तो ये हुआ x + 30, इसका स्क्वायर और इस वाले का स्क्वायर के सम के बराबर, यही पाइथागोरस कहता है, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इसका होल स्क्वायर खोलिएगा, इसका होल स्क्वायर खोलिएगा, और होल स्क्वायर खोलने के बाद आप पहुंच जाएंगे इस नतीजे पे। इसको आप करेंगे, होमवर्क दे रहे हैं हमारे, -60x - 2700, यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको ओपन कीजिएगा, इसको जो है होल स्क्वायर ओपन कीजिएगा, फिर इस वाले को पूरे को लेफ्ट में ले आइएगा और काटा पीटे कीजिएगा जो कटेगा, और उसके बाद आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ठीक। किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है? कुछ पूछना है इसमें? नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप इसी प्रकार करेंगे, मैं नहीं बता रहा क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, वो आप करेंगे, और अगर आप नहीं कर पाए तो आप पूछेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेम इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 भी है जो कि आपको करना है खुद, ठीक है ना। रुक जाइए, इंक बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, इससे हम परेशान। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप करेंगे, वो भी नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये सब सरल क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 जरूर बताएंगे, वो थोड़ा सा आपको समझाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। 7 8 आप खुद से करेंगे, प्रयास करेंगे, नहीं आएगा तो पूछेंगे,
अब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, ये और इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसको फॉर्मुलेट करने में लोग नहीं समझ पाते हैं कि कैसे इसको इक्वेशन में बनाएं। ठीक है ना? तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 को बड़े अच्छे से समझते हैं। मिस्टर आदित्य पढ़ेंगे। मिस्टर आदित्य पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9 को। मिस्टर आदित्य पढ़िए। Weather can fill tank in 9/3/8 hours. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the similar one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ठीक है, अब ना, अब आदित्य आप एक एक लाइन पढ़ के जरा समझाइए क्या कह रहा है। पहली लाइन बताइए, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल्स 3/8 आवर्स। इसका क्या मतलब हुआ? अच्छे से समझ के बताइए मिस्टर आदित्य, इस पहली लाइन का मतलब समझाइए क्या है। मिस्टर आदित्य, लिखा हुआ है 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल ए टैंक इन 9 होल 3/8 आवर्स। इसको अगर मिक्स में से उसमें करेंगे तो 9 × 72 और 72 और 3 75/8 आवर्स। क्या मतलब हुआ? ये कह रहा है कि अगर दोनों टंकियों को खोल दें, दो तरह के सॉरी नल है, दोनों नलकों को अगर खोल दें तो इसमें से पानी गिरने लगेगा ना, और पानी गिरेगा तो ये जो है इतने घंटे में पूरी टंकी भर देगा। अगर दोनों टंकियों को खोल दें, सॉरी दोनों नल को खोल दें तो इतने घंटे में पूरी टंकी भर जाएगी। पहली लाइन का ये मतलब हुआ। ठीक है, आइए दूसरी लाइन पढ़ते हैं। फिर लिखा है द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर। दो तरह के नल है, एक का ये जो नीचे गोलाई है वो बड़ा है और एक का छोटा है। मतलब ये वाला मान लीजिए, हम मान लीजिए ये वाला बड़ा वाला नल है, ये छोटा वाला नल, दो नल, एक छोटा है एक बड़ा है। तो द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो बड़ा वाला नल है जिसका डायमीटर बड़ा है, takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank। तो मतलब ये जो टाइम लेता है, टाइम टेकन टू फिल टैंक, पूरी टंकी को भरने के लिए, इसका नल बड़ा है तो ऑब्वियसली ये जल्दी भरेगा, टाइम कम लेगा। तो कितना कम टाइम लेता है? 10 घंटा कम लेता है। टाइम टेकन टू फिल द टैंक इज 10 hours less than that of the smaller। मतलब कि छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता है। ठीक है, अगली बात समझ में ये हुई, पहली बात लाइन, दूसरी लाइन का मतलब। अब आपको पता लगाना है कि टैप 1 सिर्फ खोलें और टैप को बंद कर दें तो कितने देर में टंकी भरेगी। मतलब सिर्फ ये वाला टैप को खोल दे और ये वाला टैप जो है बंद कर दे, वाला नल बंद कर दे तो कितने देर में टंकी भरेगी। और वही दूसरा भी बताना है कि अगर इसको बंद करते हैं और सिर्फ इसको खोल रहे तो कितने देर में टंकी भरेगी, दोनों ही बताने हैं।
मेरी बात समझ में आ गई? बोलिए। मिस्टर आदित्य, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा आगे। अगर मान लीजिए हमें नहीं पता, हमें ये मान लीजिए ये टाइम ले रहा है, पूरी टंकी भरने में टाइम टेकन कर रहा है, मान लीजिए 1 आवर, हमें नहीं पता ना, अभी एक मान ले रहे हैं, मान लीजिए एक आवर में वो पूरी टंकी भर दे रहा है, 1 आवर में, छोटा वाला है। तो बड़ा वाला नल कितना टाइम लगाएगा? मिस्टर आदित्य आप बताइए। अगर छोटी वाली टंकी 1 आवर में भर जा रही है, तो मतलब छोटे वाले नल से अगर टंकी 1 घंटे में भर जा रही है, तो बड़े वाले टंकी से कितने देर में भरेगी? मिस्टर आदित्य, मिस्टर आदित्य अच्छा ये बताइए कि बड़े वाले टंकी में कम टाइम लगेगा कि छोटे वाले टंकी में कम टाइम लगेगा? बड़े वाले। बड़े टंकी कह रहे हैं, माफ कीजिएगा, बड़े वाले नल से अगर टंकी के भरेंगे तो कम टाइम लगेगा। कितना कम टाइम लगेगा? लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में, पढ़िए ना, कितना कम टाइम लगेगा? अभी हम यहाँ पे लिखे भी थे, मिटा दिए। कितना कम टाइम लगेगा? 10 घंटे से कम। 10 घंटे। तो इसका कितना टाइम लगेगा इसमें? अगर ये 1 घंटा ले रहा है तो ये कितना टाइम लेगा? आधा घंटा। है, ये अगर 1 घंटा ले रहा है तो ये कितना लगेगा लेगा? 1 से 10 कम, 1 से 10 कम लेगा ना, 10 घंटा कम लग रहा है ना, तो 1 से 10 कम कितना हो गया? 1 से 10 कम कितना हो गया? बोलिए। 1 से 10 कम हो गया x माइनस 10, इतना घंटा लेगा। अगर ये 1 घंटा ले रहा है तो ये x माइनस 10 घंटे लेंगे। नहीं, यही बात समझ, सिंपल सी बात थी, अब बता नहीं पाए। बहुत ही सरल बात बोलवाना चाह रहे थे हम आपसे, लेकिन हम असफल हो गए, आप बोल ही नहीं पाए। कोई बात नहीं। तो आगे बात समझिए। अब बताइए मिस्टर आदित्य जी बताएंगे। देखिए आदित्य, अगर एक घंटे में एक टंकी भरती है, तो 1 घंटे में टंकी का कितना पार्ट भरेगा? कितना हिस्सा भरेगा टंकी का? 1/x पार्ट भरेगा ना। 1 घंटे में टंकी कितना भरेगा? 1/x पार्ट भरेगी ना। नहीं, बस समझ में। अगर 4 घंटे में पूरी टंकी भरती है, तो 1 घंटे में टंकी का कितना पार्ट भरेगा? 1/4। अगर 4 घंटे में पूरी टंकी भरती है तो 1 घंटे में उसका 1/4 भरेगा, मतलब बस इतना पानी भरेगा 1 घंटे में, उसका 1/4, 1/4। यही बात समझ में। अगर 1 घंटे में पूरा एक टंकी भरता है तो 1 घंटे में 1/x भरेगा। समझ में आया कि नहीं? मिस्टर आदित्य जल्दी बताइए। यस सर। वेरी गुड। अब इसी का बताइए कि 1 घंटे में ये कितना भरेगा? अगर ये x माइनस 10 में पूरी टंकी भर रहा है, x माइनस 10 घंटे में पूरी टंकी भर रहा है 1, तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगा इसका? 1/x माइनस 10 टंकी भरेगा। टंकी का इतना पार्ट भरेगा इस वाले नलके से, टंकी का इतना पार्ट भरेगा इस वाले नलके से 1 घंटे में। ठीक। और यहां देखिए इसको, ये जो है 75/8 घंटे में पूरी एक टंकी भरती है। कब? जब दोनों नल खोल लेते हैं। तो दोनों नल खोलेंगे तो
तो 1 घंटे में कितनी टंकी भरेगी? 1/75/8, और इसको सॉल्व करेंगे तो 8 ऊपर आ जाएगा, तो कितना आ गया? 8/75 आया ना। 8/75 इतनी टंकी भर जाएगी, इतना पार्ट टंकी का भर जाएगा। अगर हम दोनों को, तो अगर हम 1 घंटे में देखिएगा, 1 घंटे में इतनी टंकी भरती है इस वाले नल से, कितनी? 1 - x - 10 टंकी भरती है इस वाले नल से, प्लस इस वाले नल से 1/x टंकी भरती है। अगर दोनों नल खोल देंगे, दोनों से भर रही है, तो हमें पता है कि 1 घंटे में दोनों नल से कितनी टंकी भरती है? 8/75। तो अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 8/75 के बराबर आएगा। 1 घंटे में इस वाले नल से इतनी टंकी भर रही है, इस वाले नल से इतनी टंकी भर रही है, दोनों ही को प्लस करती है, मतलब दोनों ही ऑन करती है, दोनों से टंकी अगर भर रही है तो 1 घंटे में इतनी टंकी भरेगी। पूरे सिचुएशन को हमने कैसे ढाल दिया, देखा आपने? पूरे सिचुएशन को हमने इस तरीके से यहां तक पहुंचा दिया, पूरे सिचुएशन को समझ के यहां तक पहुंचा दिया। आप पहुंच पाएंगे नहीं। सारे बच्चे से हम कहना चाहेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो पूछिए, वरना हमको आगे बढ़ने का परमिशन दीजिए। परमिशन है, आगे बढ़े। Yes, sir. ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कीजिएगा, इस पूरे को सॉल्व कीजिएगा। क्या करेंगे? नीचे एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लेके ऊपर नीचे करके सॉल्व कीजिएगा, आप पाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, हम लास्ट लिख भी देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको लास्ट में। तो सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 8x² - 230x + 750 = 0। ये आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे पूरा तो यहाँ तक पहुंच जाएंगे आप। करिएगा, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। बस इतना अगर आप कर लेंगे ना, तो फिर हम जो है आपसे नाराज नहीं होंगे। इतना आप जरूर करेंगे, ठीक है? और सारे पजल जो है आप करेंगे, सारे ही। यही आपका होमवर्क है। आइए आपका होमवर्क लिखते हैं आपको जल्दी से। होमवर्क कॉपी में इन सारे को करना है। कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। आप में से बहुत बच्चे सीख लिए होंगे, मुझे पता है, जो पढ़ लेते हैं घर में और कैसे भी पढ़ लेते हैं, हमें नहीं पता। तो आप मत कीजिएगा, हम अभी सिखाएंगे, घबराइए नहीं। अब एक आपका होमवर्क एक्सरसाइज 4.1 है, ये करना है आपको। 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 का आप जो है पहला दूसरा पार्ट तो अगर होमवर्क कर रहे होंगे तो करे होंगे, नहीं किए होंगे तो फिर से कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। सारा 4 पार्ट है इसके। चारों पार्टों में पजल दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया है, उसको समझना है और इक्वेशन बनाना है, और इक्वेशन बना के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना। फिर आप तुरंत एक्सरसाइज 4.2 पे चले जाइए। 4.2 में आप क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, याद रखिए हम ये सारे क्वेश्चन को खुद बताएं, एक भी क्वेश्चन मिस ही नहीं किए। हम चाहते थे एक आध क्वेश्चन मिस करते हैं क्योंकि सब एक जैसा था, लेकिन इसके बावजूद हम ये 3 भी आपको बताया, 4 भी बताया, 5 भी बताया, 6 भी बताया, 4 सभी बताए। आइए फिर उसके बाद आप तुरंत एक्सरसाइज 4.3 पे चले जाइएगा। और 4.3 में आप क्वेश्चन नंबर 4 हमने बताया है, वो रहमान की एज वाला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 वही मैथमेटिक्स और इंग्लिश से मार्क्स वाला क्वेश्चन, शेफाली वाला। क्वेश्चन नंबर 6 डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हमने नहीं बताया है लेकिन आप करेंगे। 8 नहीं बताया, करेंगे। 9 हम वही टैप वाला, टंकी वाला क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है? और आप क्वेश्चन नंबर 10 और 11 भी करेंगे, ठीक है?
10 जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे वो जो टंकी वो वाला था ना कि ये 480 किलोमीटर है, ये ट्रेन है ना, और 3 घंटा कम ले रहा है अगर स्पीड बढ़ा दे रहे हैं, तो बिल्कुल एकदम वैसा ही क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10। आप इसको जरूर करिएगा। यही आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सारे बच्चे करेंगे इस होमवर्क को, करिएगा ना, बोलते नहीं है। और जो बच्चे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हैं, जो बच्चे सच में सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम थोड़ा एक और अच्छा सा क्वेश्चन भी दे देते हैं, उसको भी कीजिएगा। लेकिन इसको पहले कर लीजिएगा, अगर आप करना चाहें तो करें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा। मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। आई कैन, आप भी लिखिए मेरे साथ, लिखिए। आई कैन टेक 12 hours to fill a swimming pool. Fill a swimming pod. Sorry, water and pool. Swimming pool using 2 pipes. Using 2 pipes. If the pipe of larger diameter, if the pipe of larger diameter is used for 4 hours, is used for 4 hours, and the pipe of smaller diameter and the pipe of smaller diameter for 9 hours. For 9 hours, only half of the pool can be filled. Only half of the pool can be filled. How long would it take for each pipe to fill the pool separately? To fill the pool सेपरेटली। ये बिल्कुल आपका टेप जो वो टंकी वाला क्वेश्चन था ना, ये बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा समझिएगा। और ये आपके बोर्ड में ना शायद 2019 में कि 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए हमने वहीं से लिया है। आपके पेपर में आया ना ये क्वेश्चन, तो देख रहे हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा। और आप जो है इसको मजाक में लिए हुए, पढ़ते ही नहीं है। आपको क्या लग रहा है एकदम जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो उतर के थोड़ी ना आएगा। ये जो बुक है, इस बुक के एकदम उतरे के क्वेश्चन थोड़ी ना आएंगे। हाँ, इस जैसे क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की, समझ डेवलप कीजिए समझ को, लेकिन आप समझ डेवलप नहीं करते। ये देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ, प्रयास कीजिएगा जरा अपनी समझ से, ठीक है ना। और सारे बच्चे जो क्लास ले रहे हैं वो उनको मैं बोल रहा हूँ, और बच्चों को बोलिए कि क्लास कीजिए। क्लास लेंगे तो आपको फायदा होगा, हमें एकदम भी फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन हमें अफसोस रहेगा इस बात का कि हम आपके शिक्षक होने के बावजूद आपको अच्छे नंबर लाने में जो है आप विफल हो गए। लेकिन हम कुछ कर भी नहीं सकते ना, अगर आप क्लास ही नहीं लेंगे तो हम क्या कर लेंगे बताइए।
और क्लास लेते हैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, समझते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, पूछते नहीं हैं, एकदम चुप हो जाते हैं, तो ये भी ठीक। तो इसीलिए इसको मेहनत कीजिए, क्लास में एनरोल होइए, समझने की कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आए तो पूछ पूछ के समझिए, बातें कीजिए, रोक लीजिए, यस सर कहिए, नो सर कहिए, कुछ कहिए और क्लास जरूर कीजिए। आपका फायदा है, आपको अच्छे नंबर लाने हैं और एक कुछ अच्छा करके दिखाना है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं, अच्छा पढ़िए और अच्छे से रहिए, खूब अच्छा खाइए पीजिए, सुबह उठ के व्यायाम कीजिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई कीजिए। अच्छा, किसी बच्चे को कुछ बोलना चाहता है कोई बच्चा तो बोल सकता है, रुके हुए हैं। अगर कोई विद्यार्थी किसी तरह की कोई बात कहना चाहता है पढ़ाई से रिलेटेड या किसी भी तरीके की कोई समस्या, खुल के बोलिए। जैसे विनेश देखिए उस दिन बड़े खुल के बोले कि सर हमें जो है बहुत दिक्कत आती है, इन तरह के सिचुएशन को जो आप हैंडल करते हैं हम डेविएट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मैंने विनेश को बताया भी था कि वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको समझना, इसलिए हम उसको स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके क्वेश्चन ही बिल्कुल ऐसे ढल के आते हैं कि आपको इक्वेशन में उसको बनाना ही पड़ता है, तो उसको हम स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हमें अच्छी लगी ये बात कि वो खुल के अपनी बात बताएं, तो आप बातें तो करें, बोले तो सही, कुछ बोलेंगे ही नहीं तो ना हमें कुछ पता चलेगा और आपके अंदर भी जो बातें रह गई है वो आपके अंदर ही रह जाएगी, कोई नहीं जान पाएगा और अब घुटते रह जाएंगे, अंदर रह जाएगी और उसका रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है और रिजल्ट बता देता है कि आपके अंदर कुछ बातें थी, आपने क्लियर ही नहीं की साल भर में। अब एग्जाम के कुछ दिन पहले हमारे पास आएंगे कि सर ये बात नहीं समझ पाई, तो हम कैसे बताएंगे आपको? अभी समय है, अभी बता देंगे। एग्जाम से पहले आएंगे सर ये बात तो मैं समझ में ही नहीं आई थी जब आप पढ़ाए थे, तो आप जो है गलत सोच रहे हैं। फिर आप हमको मतलब पता नहीं जो है क्या सिचुएशन रहे क्या ना रहे, ठीक है। तो अभी हैं तो इसका फायदा उठाइए, ठीक है। सारे बच्चे मेरी बात समझ रहे हैं, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से पूछिए, इन्वॉल्व रहिए, ठीक है। हमसे पूछिए, हम बताएंगे, आपका सारी कमजोरी को हम निकाल देंगे। एक बार हम पे यकीन करके देखिए, हम एक एक बात आपका सब क्लियर करके रख देंगे कि क्या क्या आपको बात समझ नहीं आ रही है, और एकदम छोटी से छोटी बात भी। पर वो तब होगा जब आप हमसे कुछ बातें करेंगे, सीखना चाहेंगे। अगर हमसे सीखना चाहेंगे तो बहुत सीख ले जाएंगे, नहीं सीखना चाहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। चलिए, इसी के साथ हम क्लास समाप्त कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।